हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन विषय के वर्ष 2023, 22, 21, 20, 19, 18, 17 और 2016 के सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने 2023 से 2016 तक के सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को एक ही वीडियो में पढ़ लिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग आज 2023 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे, फिर 2022, फिर 2021 ऐसे 2016 तक के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। तो 2023 का पहला अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, अकबर ने किस धर्म की स्थापना की? इसका उत्तर हो जाएगा सामाजिक सहिष्णुता बनाए रखने के लिए लक्ष्य से वर्ष 1582 में अकबर द्वारा दीन-ए इलाही यानी भगवान का धर्म की स्थापना की गई, जिसमें सभी संप्रदाय के लोग दीक्षा ले सकते थे। प्रश्न क्या दूसरा है, अस्थाई बंदोबस्त के 2 लाभ लिखिए। उत्तर, अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली 1793 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा पेश किया गया था। इसे बंगाल बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। अस्थाई बंदोबस्त के लाभ, पहला है ब्रिटिश सरकार की आय निश्चित हो गई। दूसरा, लगान को बार बार निश्चित करने की समस्या खत्म हो गई। तीसरा है जमींदारों के प्रयत्नों से कृषि में काफ़ी उन्नति देखी गई। और चौथा है भूमि का स्वामी बना दिए जाने के कारण जमींदार अंग्रेज के वफादार बन गए। ये सब अस्थाई बंदोबस्त के लाभ हैं। इसके बाद है प्रश्न के तीसरा, टैगा प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उत्तर, टैगा एक रूसी शब्द है जिसका प्रयोग साइबेरिया के कोणधारी वनों के लिए किया जाता है। साइबेरिया के सुकुधारी वृक्ष इस प्रदेश के विशिष्ट वृक्ष हैं, अतः इसलिए यूरेशिया और उत्तरी अमेरिका के शंकुधारी वनों के लिए टैगा शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 4 है, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? उत्तर, सहारा मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है तथा यह उत्तरी अफ्रीका में स्थित है तथा महाद्वीप के एक बहुत बड़े हिस्से को कवर करता है। तो पूछा था ना सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। प्रश्न संख्या 5 है, वन संरक्षण क्या है? उत्तर, वनों का विवेकपूर्ण उपयोग और वन क्षेत्र में वृद्धि करना वन संरक्षण कहलाता है। यानी वनों का संरक्षण, कटने से बचाना चाहिए, उसी को वन संरक्षण कहते हैं। और वन संरक्षण के उपाय क्या क्या हैं? पहला लिख सकते हैं इसमें, वनों को एक निश्चित सीमा तक काटना चाहिए। दूसरा है, वनों की कटाई एवं वृक्षारोपण की दरों में समान अनुपात होना चाहिए। यानी जितना वन की कटाई, जितने वृक्ष आप काटे कम से कम उतना वृक्ष लगा दें, तो इसी को है समान अनुपात रखना चाहिए। तीसरा है, वनों की आग से सुरक्षा करनी चाहिए। और चौथा है इसमें, कृषि एवं आवास हेतु वन भूमि के उन्मूलन एवं झूम पद्धति की कृषि पर रोक लगाना चाहिए। इसका अर्थ है कि दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ रहा है तो उनके आवास के लिए वनों को काटा जा रहा है और कृषि भूमि के लिए भी वनों को काटा जा रहा है, वृक्षों को काट कर भूमि कृषि लायक बनाया जा रहा है, तो इस पर रोक लगाना चाहिए। ये है चौथा पॉइंट। इसके बाद है प्रश्न संख्या 6, वन से प्राप्त होने वाले 2 अप्रत्यक्ष लाभ लिखिए। उत्तर, वन से प्राप्त होने वाले अप्रत्यक्ष लाभ निम्नवत हैं। पहला है वर्षा में सहायक, दूसरा है प्रदूषण रोकने में सहायक, तीसरा है भूमि की उर्वरता में सहायक, चौथा है रोग मुक्ति में सहायक, पांचवा है बाढ़ नियंत्रण में सहायक और छठवां है प्रकृति के संतुलन में सहायक। ये अप्रत्यक्ष लाभ है जो दिखाई नहीं देते हैं, ये सारे लाभ हो जाएंगे। अप्रत्यक्ष लाभ, जो वनों से बहुत सारी जड़ी बूटियाँ मिलती हैं जिनका प्रयोग औषधि दवाओं में प्रयोग किया जाता है, जलौनी लकड़ी मिलता है, बहुमूल्य लकड़ियाँ भी मिलती हैं, और ये सब प्रत्यक्ष लाभ हैं। और बाकी जो अप्रत्यक्ष लाभ जो दिखाई नहीं देते हैं और ये लाभ पहुंचाते हैं हमको, तो वो अप्रत्यक्ष लाभ हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 7 है, संसद के 3 अंग कौन कौन से हैं? ये प्रश्न बहुविकल्पी में भी पूछा हुआ था कई बार। उत्तर, संसद से तात्पर्य राज्यसभा यानी राज्यों का परिषद, लोकसभा लोगों का सदन और राष्ट्रपति है। यानी इसमें आप लिख सकते हैं, तो संसद में 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 8 है, भारत की तीनों सेनाओं का प्रधान कौन होता है? उत्तर, भारत की तीनों सेनाओं का प्रधान राष्ट्रपति होता है। प्रश्न संख्या 9 है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उत्तर, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। नीति यानी NITY शब्द का अर्थ, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। प्रश्न संख्या 10 है, लोक अदालत किसे कहते हैं? उत्तर, लोक अदालत से तात्पर्य पीपुल्स कोर्ट है। यह गांधीवादी सिद्धांतों पर कार्य करता है। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार यह प्राचीन भारत में प्रचलित न्याय निर्णय प्रणाली का एक रूप है। यह वैकल्पिक विवाद समाधान ADR प्रणाली के घटकों में से एक है, जो आम लोगों को अनौपचारिक, सस्ता और शीघ्र न्याय प्रदान करता है।
इसके बाद है प्रश्न संख्या 11, जनहित याचिका क्या है? उत्तर, जनहित याचिका यानी PIL मानवीय अधिकारों और समानता को आगे बढ़ाने या व्यापक सार्वजनिक चिंता के मुद्दों को उठाने के लिए कानून का उपयोग है। जनहित याचिका की अवधारणा अमेरिकी न्यायशास्त्र से ली गई है। भारतीय संहिता में PIL का मतलब जनहित की सुरक्षा के लिए याचिका या मुकदमा दर्ज करना है। PIL को केवल सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में दायर किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 12 है, कर की दो विशेषताएं बताइए। उत्तर, आधुनिक सरकारों की आय का सबसे बड़ा समाधान या माध्यम कर है। कर एक अनिवार्य भुगतान है जिसे सरकार व्यक्तियों और उद्यमियों से प्राप्त करता है। और विशेषताएं हो जाएगा कर का विशेषता, पहला, कर से प्राप्त राशि को सरकार सार्वजनिक लाभ और समाज कल्याण पर व्यय करती है। दूसरा है, कर भुगतान एक निश्चित समय पर किया जाता है, इसके भुगतान न करने पर दंड का प्रावधान है। तीसरा है इसमें कर का विशेषता में, कर का उपयोग सरकार सार्वजनिक गतिविधियों तथा देश के विकास के लिए आवश्यक आधारभूत संरचनाओं को तैयार करने में करती है। प्रश्न संख्या 13 है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? उत्तर, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना वर्ष 1951 से प्रारंभ होती है, जो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 14, ई बैंकिंग का क्या अर्थ है? उत्तर, ई बैंकिंग या इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग उस बैंकिंग व्यवस्था को कहते हैं जिससे व्यक्तियों, संस्थाओं और बिजनेस को इंटरनेट के माध्यम से अपने अकाउंट को एक्सेस करने, बिजनेस करने या विभिन्न वित्तीय उत्थानों और सेवाओं की जानकारी प्राप्त होने में मदद प्राप्त होती है। अर्थात इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जाती हैं। ई बैंकिंग की सेवाओं के उदाहरण हैं इंटरनेट बैंकिंग, फ़ोन बैंकिंग, ATM, डेबिट कार्ड आदि। प्रश्न संख्या 15 है, भूमि विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? उत्तर, पहला भूमि विकास बैंक 1920 में पंजाब के झांग प्रांत में शुरू की गई, जबकि वास्तविक प्रगति 1929 में चेन्नई में भूमि विकास बैंक की स्थापना के साथ हुई। इसके बाद हम लोग 2022 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। 2022 का पहला अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, बाबर ने किस नाम से अपनी आत्मकथा लिखी? उत्तर, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखी। अब्दुल रहीम खाना ने तुजुक ए बाबरी का फारसी भाषा में अनुवाद किया। इसके बाद है प्रश्न संख्या 17, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? उत्तर, शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार राज्य में स्थित है। इस मकबरा का वास्तुकार मीर मोहम्मद अली वाल खान द्वारा डिजाइन किया गया था। इसके बाद है प्रश्न संख्या 18, अकबर द्वारा बनवाए गए 2 किलों के नाम लिखिए। उत्तर, अकबर द्वारा बनवाए गए 2 किलों के नाम, पहला है आगरा के किले को किला रुज या किलाए अकबरी के नाम से भी जाना जाता है, इसका निर्माण अकबर ने करवाया था। दूसरा है इलाहाबाद के किले का निर्माण अकबर ने करवाया था। 2 किलो के नाम पूछा था, 2 किलो के नाम हमने दे दिया। इसके बाद है प्रश्न संख्या 19, प्लासी का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? उत्तर, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में सिराजुद्दौला एवं अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी और दूसरी तरफ बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना थी। इसके बाद है प्रश्न संख्या 20, शाहजहां द्वारा बनाए गए 2 प्रसिद्ध इमारतों के नाम लिखिए। उत्तर, शाहजहां द्वारा बनाई गई 2 प्रसिद्ध इमारतों के नाम, पहला है ताजमहल और दूसरा जामा मस्जिद। इतना भी आप लिख देंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा, लेकिन आप थोड़ा सा इसमें लिख सकते हैं क्योंकि 30 वर्ड में आपको और जो लिखना है, तो समय नहीं है तो इतना ही लिखिएगा बस आप नाम। बाकी मुगल बादशाह शाहजहां ने ताजमहल को अपनी बेगम मुमताज़ की याद में बनवाया था। यह उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। और दूसरा है जामा मस्जिद। जामा मस्जिद का निर्माण 1656 में शाहजहां द्वारा करवाया गया था। यह भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है। प्रश्न संख्या 21 है, द्वैध शासन व्यवस्था को किस गवर्नर ने समाप्त किया? उत्तर, वारेन हेस्टिंग ने बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया। प्रश्न संख्या 22 है, टीपू सुल्तान क्यों पराजित हुआ? कोई 2 कारण बताइए। उत्तर, टीपू सुल्तान के पराजय होने के 2 कारण निम्न हैं। पहला है सैन्य शक्ति में असमानता। इसमें आप लिख सकते हैं कि अंग्रेजों के पास अधिक आधुनिक हथियार और बेहतर सैन्य रणनीति थी। टीपू सुल्तान के पास भी एक शक्तिशाली सेना थी, लेकिन अंग्रेजों की तुलना में उनकी सैन्य तकनीक पिछड़ी हुई थी। ये पहला कारण है। दूसरा है कूटनीतिक अलगाव। टीपू सुल्तान ने कई यूरोपीय शक्तियों के साथ मित्रता करने की कोशिश की थी, लेकिन वह
इसमें सफल नहीं हो पाए थे। प्रश्न संख्या 23 है, लॉर्ड मैकाले कौन था? उत्तर, लॉर्ड मैकाले प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि, निबंधकार, इतिहासकार तथा राजनीतिक था। मैकाले सन 1834 ईस्वी से 1838 ईस्वी तक भारत की सुप्रीम काउंसिल में लॉ मेंबर तथा लॉ कमीशन का प्रधान रहा। प्रश्न संख्या 24 है, भारत में प्रथम रेल निर्माण कार्य कब कराया गया? उत्तर, भारत में प्रथम रेल निर्माण का कार्य भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था, जिनके अधीन 1853 में बम्बई को ठाणे से जोड़ने वाली पहली रेलवे लाइन बिछी थी। प्रश्न संख्या 25 है, किस गवर्नर ने विलय नीति का अनुसरण किया था? उत्तर, लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति का अनुसरण किया था। डलहौजी ने कुशासन और पुत्रहीनता के सिद्धांतों का उपयोग करके कई रियासतों को ब्रिटिश राज में मिला लिया। ये जो विलय नीति था, विलय नीति को ही हड़प नीति भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 26 है, संसद के अस्थायी सदन का नाम लिखिए। उत्तर, राज्यसभा को संसद का अस्थायी सदन कहा जाता है। यह संसद का उच्च सदन है। इसमें 250 सदस्य होते हैं। 238 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा कला और विज्ञान, साहित्य, शिक्षा तथा उनकी विशेष योग्यता के आधार पर मनोनीत किया जाता है। प्रश्न संख्या 27 है, प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय प्रयागराज यानी इलाहाबाद में स्थित है। प्रश्न संख्या 28 है, लोहा कितने प्रकार का होता है? उत्तर, लोहा के निम्न प्रकार हैं। पहला है कच्चा लोहा, दूसरा है गढ़ा लोहा और तीसरा है ढलवा लोहा। प्रश्न संख्या 29 है, निर्यात से क्या समझते हैं? उत्तर, निर्यात किसी एक देश से वस्तुओं और सेवाओं को दूसरे देश में भेजने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। यह व्यापार को महत्वपूर्ण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी अपने देश से दूसरे देश को वस्तुओं और सेवाओं को भेजने को निर्यात कहते हैं और दूसरे देश से वस्तुओं और सेवाओं को अपने देश में लेने को आयात कहते हैं। यानी निर्यात मतलब एक्सपोर्ट और आयात मतलब इंपोर्ट। प्रश्न संख्या 30 है, सबसे तेज चलने वाली यातायात के साधन का नाम लिखिए। उत्तर, हवाई जहाज दुनिया का सबसे तेज चलने वाली यातायात का साधन है। हवाई जहाज की गति हवा की गति, विमान के प्रकार, भार और ऊंचाई जैसे कई कारकों पर निर्भर करता है। कुछ हवाई जहाज ध्वनि की गति से भी अधिक तेजी से उड़ सकते हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 31, जो कि 2021 का क्वेश्चन पेपर का पहला अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। पानीपत का प्रथम युद्ध, यहाँ पे युद्ध होगा, युद्ध छूट गया है, 1526 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था? उत्तर, पानीपत का पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था। बाबर की सेना ने इब्राहिम के 1 लाख से ज़्यादा सैनिकों को हराया। पानीपत के प्रथम युद्ध में पहली बार तोप का प्रयोग हुआ था। प्रश्न संख्या 32 है। इसके बाद, दीवाने कोही की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? उत्तर, दीवाने कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ली गई थी। दीवाने कोही नामक विभाग कृषि विभाग से संबंधित था। दीवाने कोही का मुख्य कार्य मालगुजारी व्यवस्था की देखभाल करना एवं भूमि को खेती योग्य बनाना होता था। प्रश्न संख्या 33 है, सुएज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? उत्तर, सुएज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। सुएज नहर का निर्माण 1869 में किया गया था। सुएज नहर एक मानव निर्मित जलमार्ग है जिसे बनाने में 10 वर्ष लगे। प्रश्न संख्या 34 है, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? उत्तर, सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। सहारा मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। सहारा दुनिया का सबसे गर्म रेगिस्तान है। यह सबसे बड़ा भी है और सबसे गर्म भी है और अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। प्रश्न संख्या 35 है, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? उत्तर, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1968 में USAI के निर्देशक विलियम गॉड द्वारा किया गया था। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन हैं, जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यहाँ संभावित हो गया, सम्मानित होगा। इसका मैं करेक्शन करके टेलीग्राम चैनल पे इसका PDF सेंड कर दूंगा। अगर जो आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से आप ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 36,
राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उत्तर, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। सदन संयुक्त रूप से अपने सदस्यों में से एक उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है। प्रश्न संख्या 37 है, नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? ये प्रश्न तो बहुविकल्पी में कई बार पूछा हुआ था, यहाँ भी पूछा हुआ है। नरौरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन भारत के राज्य यूपी यानी उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड जिले में स्थित एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। प्रश्न संख्या 38 है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? उत्तर, भारत दुनिया के कुल भूमि का 2.4% है, लेकिन दुनिया की आबादी का 16.7% है। प्रश्न संख्या 39 है, कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस गवर्नर जनरल के शासन काल में की गई? उत्तर, कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत हुई थी। यहाँ पे ती नहीं है, थी है। कोलकाता सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश होते थे। सर एलिजा एम्फे कोलकाता में बने सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। प्रश्न संख्या 40 है, भारत के किस राज्य में गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक है? उत्तर, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक है। भारत में कुल गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान 32.42% है। प्रश्न संख्या 41 है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? ये भी प्रश्न बहुविकल्पी में पूछा हुआ था कई बारी, तो इसका उत्तर होगा, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, जो साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखते हैं। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जिसका विघटन नहीं होता है। प्रश्न संख्या 42 है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? उत्तर, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। प्रश्न संख्या 43 है, अकबरनामा की रचना किसके द्वारा की गई थी? उत्तर, अकबरनामा की रचना अब्बुल फजल ने की थी। अकबरनामा का शाब्दिक अर्थ अकबर की कहानी है। प्रश्न संख्या 44 है, सर टॉमस रो किसके शासनकाल में भारत आया था? उत्तर, सर टॉमस रो जहांगीर के शासनकाल में 1616 ईस्वी में भारत आया था। सर टॉमस रो ब्रिटेन का दूत था जिसका भारत आने का मुख्य उद्देश्य व्यापार अनुमति लेना था। प्रश्न संख्या 45 है, सीमा शुल्क किसके द्वारा लगाया जाता है? उत्तर, सीमा शुल्क केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है और केंद्र सरकार ही संग्रहण भी करती है, कहती नहीं है, करती हो जाएगा। वर्तमान भारत में अधिगम सीमा शुल्क 10% है। सबसे बड़ी संख्या में आयातित वस्तुओं में लगाया जाने वाला उच्चतम मूल्य शुल्क 10% है। इसके बाद हम लोग 2020 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। 2020 का पहला अति लघुत्तरीय प्रश्न है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? उत्तर है, पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1526 नहीं है, यहाँ पे 56 है, 1556। इसको आप करेक्ट कर लेंगे। 1556 को उत्तर भारतीय हिंदू सम्राट हेमचंद विक्रमादित्य यानी हेमू और मुगल सम्राट अकबर की सेनाओं के मध्य लड़ा गया, जिसमें हेमचंद की पराजय का सामना करना पड़ा। यहाँ पे ये जरूर ठीक कर लेंगे आप, 1556 ईस्वी है, ना कि 1526। 1526 में तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। इसके बाद है प्रश्न संख्या 47, शिवाजी द्वारा लगाए जाने वाले कर कौन कौन से हैं? उत्तर, मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी द्वारा चौथ तथा सरदेशमुखी नामक 2 कर लगाए जाते थे। सरदेशमुखी उन भूमियों पर 10% का करारोपण था जिस पर मराठों ने वंशानुगत अधिकारों का दावा किया था, जबकि चौथ एक वार्षिक कर था जो उत्पादन का 1/4 था, इसलिए इसे चौथ के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 48 है, आज़ाद हिंद फौज की पराजय का मुख्य कारण क्या था? उत्तर, 4 जुलाई 1943 ईस्वी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज एवं इंडियन लीग की कमान संभाली। आज़ाद हिंद फौज की पराजय का प्रमुख कारण द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की सेनाओं की पराजय था। प्रश्न संख्या 49 है, भूमि का अस्थायी बंदोबस्त किसने किया? उत्तर, तत्कालीन बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की। इसे बंगाल के अस्थायी बंदोबस्त के रूप में भी जाना जाता था। प्रश्न संख्या 50 है, जैव मंडल किसे कहते हैं?
उत्तर पृथ्वी के चारों तरफ वातावरण में व्याप्त 30 किलोमीटर मोटी वायु, जल, स्थल, शैल तथा मृदा युक्त एक जीवनदायी परत को जैवमंडल कहते हैं। अर्थात जैवमंडल मूल रूप से पृथ्वी पर व्याप्त सभी प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्रों का योग है। यानी पृथ्वी पर जो भी हमारा वायुमंडल है 30 किलोमीटर तक, जो स्थल है यानी भूमि है, जलमंडल है, जीव जंतु, पेड़ पौधे सभी को मिला के जो ये एक वातावरण तैयार हो रहा है, इसी को जैवमंडल कहते हैं। प्रश्न संख्या 51 है, हिमालय के 2 प्रमुख दर्रों के नाम लिखिए। उत्तर हिमालय दर्रे, एक तरफ आप लिखेंगे दर्रा, दूसरी तरफ अवस्थित राज्य, वो किस राज्य में स्थित है। पहला है बनिहाल दर्रा और पीर पंजाल, ये दोनों जो दर्रे हैं जम्मू कश्मीर में हैं। और खारदुंग ला दर्रा लद्दाख में है, जोजिला दर्रा लद्दाख में है, बारालाचाला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, और रोहतांग दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में है। तो यहाँ पे 5 है, यहाँ 5 में से कोई 2 लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 52 है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले 3 कारकों का उल्लेख कीजिए। उत्तर भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, पहला है अक्षांशीय विस्तार एवं स्थिति, दूसरा है समुद्र से दूरी, तीसरा है उत्तर पर्वतीय श्रेणियाँ, चौथा है स्थलाकृति और पांचवा है मानसूनी पवनें। ये सभी जो भारतीय जलवायु को प्रभावित करती हैं। प्रश्न संख्या 53 है, वन संरक्षण के प्रमुख उपाय बताइए। उत्तर वन संरक्षण के उपाय, पहला है वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, दूसरा है वनोन्मूलन को निषेध करना, यानी वनोन्मूलन का अर्थ है वनों की कटाई पर रोक लगाना, तीसरा है ईंधन व इमारती लकड़ी के प्रयोग के लिए वनों की कटाई पर रोक, अन्य वैकल्पिक व्यवस्था है, यहाँ पर रोक नहीं है रोक है, और चौथा है वनों को रोग से बचाने के लिए कीटनाशक दवाओं का छिड़काव। पांचवा जो उपाय है वो है वनों के महत्व के बारे में जन जागरूकता फैलाना, जिससे वनों के बारे में लोग जानेंगे कि कितनी उपयोगी हैं वन, तो वनों का कटाई कम करेंगे। प्रश्न संख्या 54 है, कुटीर उद्योग किसे कहते हैं। उत्तर ऐसे उद्योग जो विशेषतः परिवार के सदस्यों द्वारा संचालित तथा क्रियान्वित होते हैं तथा इनमें सीमित मात्रा में श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है, उसे कुटीर उद्योग कहते हैं। जैसे चमड़े के उत्पादन, ईंट भट्टी का काम, कागज़ के थैले, बांस की टोकरियाँ, बढ़ई, लोहार आदि सभी कुटीर उद्योग के उदाहरण हैं। यानी कुटीर उद्योग का मतलब छोटा जो उद्योग होता है जिसमें कम समय, कम पूंजी और कम लोग लगते हैं, कम श्रम की आवश्यकता होती है, उसको कुटीर उद्योग कहते हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 55, गैर परंपरागत ऊर्जा के 2 साधनों का उल्लेख कीजिए। उत्तर ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के नाम से जाना जाता है। जल, वायु, सौर ऊर्जा आदि ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं, जबकि कोयला, पेट्रोलियम आदि अनवीकरणीय या परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है। यानी गैर परंपरागत या नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत उन्हें कहते हैं जिनका फ्यूचर में उनका खत्म होने की संभावना नहीं है। जैसे सौर ऊर्जा है, वायु है, पवन है, मृदा है, ये सब गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन या स्रोत हैं। और अनवीकरणीय या परंपरागत ऊर्जा के स्रोत उसे कहते हैं जिसको फ्यूचर में ख़त्म होने की संभावना है। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी समाप्त हो सकती हैं, तो इनको अनवीकरणीय या परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 56, संसद के द्वितीय सदन का क्या नाम है। उत्तर संसद के द्वितीय सदन का नाम उच्च सदन या राज्यसभा है। प्रश्न संख्या 57 है, भारतीय संविधान के अभिभावक कौन है। उत्तर भारतीय संविधान के अभिभावक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय को जाना जाता है। यह अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में भी जाना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान के व्याख्याता के रूप में भी कार्य करता है। प्रश्न संख्या 58 है, मंत्रिपरिषद के 2 कार्य बताइए। उत्तर मंत्रिपरिषद के कार्य निम्नलिखित हैं, ऐसा लिख के आप लिख सकते हैं। पहला नीति निर्माण, दूसरा है किसी विषय पर विधेयक पेश करना, तीसरा है राज्यों का बजट तैयार करना, चौथा है योजनाओं की समीक्षा करना। प्रश्न संख्या 59 है, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होता है। उत्तर नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। प्रश्न संख्या 60 है, रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक क्यों कहा जाता है। उत्तर भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अंतर्गत 1935 स्थापित, इसका अर्थ है कि जो रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी 1934 में अधिनियम पारित हुआ था, 1935 में उसकी स्थापना हुई थी। यानी स्थापित भारतीय रिजर्व बैंक वित्त मंत्रालय के अधीन भारत का केंद्रीय बैंक है। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। वित्तीय पर्यवेक्षण, बैंकों के बैंक, सरकार के ऋण प्रबंधक, विदेशी मुद्रा प्रबंधक, सरकारी प्रतिभूतियों के लिए केंद्रीय प्रतिभूति डिपॉजिटरी के कारण भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। इसके बाद हम लोग 2019 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। 2019 का पहला अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न संख्या 61,
खानवा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? उत्तर, खानवा का युद्ध 1527 में मुगल सम्राट बाबर तथा मेवाड़ के राजपूत शासक राणा संगा के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में राणा संगा बाबर के हाथों पराजित हो गया। खानवा राजस्थान राज्य के भरतपुर जिले का एक गांव है, वहीं पे यह युद्ध लड़ा गया था। इसके बाद है प्रश्न संख्या 62। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? उत्तर, शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक रायगढ़ किले में हुआ था। रायगढ़ किला महाराष्ट्र में स्थित है और शिवाजी महाराज का प्रमुख किला था। प्रश्न संख्या 63 है, 1857 ईस्वी की क्रांति किस मुगल शासक के समय हुई थी? उत्तर, भारत में 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर यानी बहादुर शाह द्वितीय दिल्ली की सत्ता पर आसीन थे, जो मुगल शासक के 19वें एवं अंतिम शासक थे, जिनकी मृत्यु म्यांमार यानी वर्मा के रंगून जेल में कैद के दौरान हो गई थी। प्रश्न संख्या 64 है, भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष के कोई दो कारण लिखिए। उत्तर, भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष के कारण, पहला है पारंपरिक व्यापारिक प्रतिस्पर्धा। इसका अर्थ है कि भारत में दोनों कंपनियां आई थी, फ्रांसीसी भी और अंग्रेज भी आए थे और दोनों व्यापार करना चाहती थी, तो आगे निकलने के चक्कर में प्रतिस्पर्धा में उनमें संघर्ष था। और दूसरा है राजनीतिक महत्वाकांक्षा। और तीसरा है फ्रांस तथा इंग्लैंड के मध्य औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा। प्रश्न संख्या 65 है, बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था किसने शुरू की? उत्तर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में दोहरी शासन प्रणाली की शुरुआत की। इस प्रणाली के तहत बंगाल के शासन को निजामत और दीवानी में विभाजित कर दिया गया। देखिए, इसी को दोहरी शासन, इसी को द्वैध शासन भी कहते थे। इसको रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू किया था। प्रश्न संख्या 66 है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन था? उत्तर, भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को जाना जाता है, जबकि वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति के जनक के रूप में नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है। प्रश्न संख्या 67 है, स्थल मार्ग के किन्हीं दो साधनों के नाम बताइए। उत्तर, स्थल मार्ग के निम्नलिखित साधन हैं। पहला है, इसमें लिख सकते हैं कार, बस, ट्रक, मोटरसाइकिल, साइकिल, ट्रेन आदि सड़क परिवहन के साधन हैं। इसमें 1-2 करके भी आप लिख सकते हैं, किन्हीं दो का नाम पूछा था तो आप नंबर लेके 1-2 बस, कार, ट्रक लिख सकते हैं, कुछ भी। और इसके बाद है प्रश्न संख्या 68, सौर ऊर्जा से क्या अभिप्राय है? उत्तर, हेडिंग लिखेंगे सौर ऊर्जा या सोलर एनर्जी। सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का एक स्रोत है। सूर्य की सतह पर नाभिकीय संलयन की क्रिया के उपरांत मुक्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। सूर्य के प्रकाश ऊर्जा का उपयोग पृथ्वी पर वनस्पतियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रयोग करती हैं तथा कृत्रिम रूप से सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके सोलर सेल से संग्रहित किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 69 है, मजबूती के आधार पर लौह धातु के कितने प्रकार होते हैं? उत्तर, मजबूती के आधार पर लोहे का प्रकार, पहला है ढलवा लोहा, दूसरा है पीटवा लोहा, तीसरा है इस्पात। प्रश्न संख्या 70 है, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? उत्तर, सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। यह दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। प्रश्न संख्या 71 है, व्यापार के द्वारा वस्तुओं को दूसरे देश में बेचना क्या कहलाता है? दूसरे देश में बेचना निर्यात कहलाता है, अपने देश में ले आना आयात कहलाता है। इसको पढ़ते हैं, व्यापार द्वारा एक देश में उत्पादित वस्तुएं किसी दूसरे देश में उसके मांग के आधार पर बेचना निर्यात कहलाता है। इस प्रक्रिया में बेचने वाला देश निर्यातक जबकि वस्तु को खरीदने वाला देश आयातक कहलाता है। प्रश्न संख्या 72 है, समवर्ती सूची के विषयों पर कौन सी सरकार कानून बना सकती है? उत्तर, समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य सरकार दोनों को होता है। यानी देखिए, सूचियाँ 4 तरह की होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अपशिष्ट सूची। जो संघ सूची पर केवल केंद्र सरकार कानून और नियम बना सकती है, राज्य सूची पर राज्य सरकार और समवर्ती सूची पर दोनों, केंद्र और राज्य दोनों। तो जो समवर्ती सूची होता है उसमें दोनों बना सकते हैं। तो यहाँ पे यही पूछा हुआ था। इसके अंतर्गत आते हैं शिक्षा, परिवार नियोजन, मजदूर, ये सब समवर्ती सूची के अंतर्गत। और संघ सूची के अंतर्गत 100 विषय होते हैं, जिसमें से जनगणना, बैंक, रेलवे, ये सब संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। और राज्य सूची के अंतर्गत 61 विषय होते हैं, जिसमें कृषि, पुलिस, प्रशासन, ये सब राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। तो इसको भी आप साथ में ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 73 है,
राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल लिखिए। इसके 1/3 सदस्य कितने वर्ष बाद अवकाश ग्रहण करते हैं? उत्तर, केंद्र सरकार में राज्यसभा भारत के द्वितीय सदन का ऊपरी सदन है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष चक्रीय रूप में सेवानिवृत्ति या अवकाश ग्रहण करते हैं। प्रश्न संख्या 74 है, भारतीय संसद किससे मिलकर बनती है? उत्तर, भारतीय संसद द्विसदनीय है, जिसमें उच्च सदन तथा निम्न सदन है। उच्च संसद को राज्यसभा तथा निम्न सदन को लोकसभा कहते हैं। भारतीय संसद के अंतर्गत राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा को शामिल किया जाता है। तो यहाँ पे प्रश्न है ना, भारतीय संसद किससे मिलकर बनती है? तो यहाँ पे लिख सकते हैं भारतीय संसद लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। इतना भी आप लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 75 है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? ये प्रश्न रिपीट हुआ है। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में प्रारंभ होती है, जो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसके बाद हम लोग 2018 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। 2018 का पहला अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, मनसबदारी प्रथा का प्रचलन किस काल में तथा किसके द्वारा हुआ था? उत्तर, मनसबदारी प्रथा का प्रचलन मुगल काल में हुआ था। मनसबदारी प्रणाली एक मुगल कालीन प्रशासनिक प्रणाली थी। मनसबदारी प्रणाली मुगल सम्राट अकबर ने 1571 में शुरू किया था। अकबर ने मनसबदारी प्रणाली मंगोलिया से लिया था। प्रश्न संख्या 77 है, शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 करों का नाम लिखिए। यह भी प्रश्न रिपीट हुआ है, तो उत्तर लिखेंगे इसका, शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 प्रमुख कर हैं। पहला है चौथ कर, दूसरा है सरदेशमुखी कर। प्रश्न संख्या 78 है, राज्य अपहरण नीति को लागू करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? ये प्रश्न रिपीट हुआ है। राज्य अपहरण नीति को लागू करने वाला गवर्नर लॉर्ड डलहौजी था, जिसको हड़प नीति भी कहते हैं। राज्य अपहरण नीति व्यापक सिद्धांत का ही नाम है। प्रश्न संख्या 79 है, भारत में आने वाली यूरोपीय शक्तियों का क्रम बताइए। उत्तर, भारत में आने वाली यूरोपीय शक्तियों का क्रम निम्नवत है। पहला है पुर्तगाली, दूसरे उसके बाद डच आए, उसके बाद अंग्रेज, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी, और सबका सन भी दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 80 है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का नाम लिखिए। उत्तर, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भाखड़ा नांगल परियोजना है। भाखड़ा नांगल परियोजना राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। भाखड़ा नांगल परियोजना पंजाब के सतलज नदी पर बना है। प्रश्न संख्या 81 है, वन से प्राप्त होने वाले 2 अप्रत्यक्ष लाभ लिखिए। यह भी प्रश्न रिपीट हुआ है। अप्रत्यक्ष जो दिखाई नहीं देते हैं। वन से प्राप्त होने वाले अप्रत्यक्ष लाभ निम्नवत हैं। पहला है वर्षा में सहायक, दूसरा है प्रदूषण रोकने में सहायक, तीसरा है भूमि की उर्वरता में सहायक, चौथा है रोग मुक्ति में सहायक, और 5वां है बाढ़ नियंत्रण में सहायक। ये अप्रत्यक्ष लाभ हो जाए, प्रत्यक्ष लाभ हो जाते हैं। उसमें विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं, जिनसे औषधि दवाएँ बनाई जाती हैं, और बहुमूल्य लकड़ियाँ भी पाई जाती हैं। जलौनी के लिए भी लकड़ियाँ पाई जाती हैं। ये सब प्रत्यक्ष लाभ हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 82 है, विश्व में अधिकतर मछली क्षेत्र किस प्रकार के कटिबंध में मिलते हैं? विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला क्षेत्र कौन सा है? उत्तर, विश्व में अधिकतर मछली क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध के शीतोष्ण कटिबंध में मिलती हैं। यहाँ पर विश्व की 98% मछली पकड़ी जाती है। विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला क्षेत्र प्रशांत महासागर का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है। यह क्षेत्र विश्व में मछली पकड़ने का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यही प्रश्न पूछा था। इसके बाद है प्रश्न संख्या 83, शक्ति के संसाधन से आप क्या समझते हैं? उत्तर, जिन पदार्थों से मनुष्य को अपने विभिन्न कार्यों एवं गतिविधियों को चलाने के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है, उन्हें शक्ति के संसाधन कहा जाता है। प्रश्न संख्या 84 है, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य किन क्षेत्र से मनोनीत करता है? उत्तर, भारत का राष्ट्रपति कला, साहित्य, विज्ञान और साहित्यिक सेवाओं के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए 12 सदस्यों या 12 व्यक्तियों को मनोनीत करता है, जिनमें से प्रत्येक 6 साल का कार्यकाल पूरा करते हैं। चूंकि ये राज्यसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, इसलिए 6 साल का कार्यकाल पूरा करते हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 85, भारत के प्रथम एवं वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम बताइए। उत्तर, भारत में प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। प्रश्न संख्या 86 है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का कार्यकाल क्या है? उत्तर, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्रश्न संख्या 87 है, राजस्व का अर्थ बताइए। उत्तर, सरकार द्वारा वसूले गए सभी प्रकार के कर और निवेशी पर ब्याज और लाभांश तथा विभिन्न सेवाओं में के
बदले प्राप्त रकम को राजस्व या रेवेन्यू कहा जाता है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 88। किस योजना यानी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समावेशी विकास था? उत्तर 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समावेशी विकास था। पंचवर्षीय योजना हर 5 वर्ष के लिए केंद्र सरकार द्वारा देश के लोगों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए शुरू की जाती है। पंचवर्षीय योजनाएं केंद्रीकृत और एकीकृत राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम है। प्रश्न संख्या 89 है, डेबिट कार्ड तथा क्रेडिट कार्ड में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, पहला हेडिंग लिखेंगे डेबिट कार्ड। किसी बैंक में अकाउंट खुलने के साथ ही बैंक की ओर से पासबुक, चेक के साथ डेबिट कार्ड भी प्रदान किया जाता है। डेबिट कार्ड के द्वारा आए किसी एटीएम से नगदी भी निकाल सकते हैं, यानी जो डेबिट कार्ड होता है एक एटीएम मशीन में उसका प्रयोग करके नगद निकाल सकते हैं रुपए। जो क्रेडिट कार्ड होता है इसमें नगद नहीं निकाल सकते हैं। इसमें दिया हुआ है क्रेडिट कार्ड अधिक लचीलापन और पुरस्कार अर्जित करने के अवसर प्रदान करता है। यानी क्रेडिट कार्ड के अर्थ विभिन्न जो कंपनियां होती हैं जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजन, मिंत्रा, अजियो, इस पर लुभावने ऑफर आते हैं और उसका प्रयोग करके उस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। और इस पर बैंक में पैसा नहीं होने पर भी क्रेडिट कार्ड से खरीदारी कर सकते हैं और बाद में पेमेंट कर सकते हैं। और डेबिट कार्ड के साथ ऐसा कंडीशन नहीं होता है, उसमें पैसा रहेगा तभी आप खरीदारी कर पाएंगे। प्रश्न संख्या 90 है, भारत में संचार के 2 साधनों के नाम लिखिए। उत्तर, भारत में संचार के 2 साधनों के नाम निम्नवत हैं। पहला है टेलीफोन, दूसरा है सेलुलर फोन, तीसरा है दूरदर्शन और चौथा है समाचार। इसके बाद हम लोग 2017 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। 2017 का पहला अति लघुत्तरीय प्रश्न है, बाबर के पुत्रों के नाम लिखिए। उत्तर, बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद उर्फ बाबर था। बाबर के 4 पुत्र थे जिनका नाम निम्न है। पहला है हुमायूं, दूसरा है कामरान मिर्जा और तीसरा है हिंदाल मिर्जा, चौथा है अस्करी मिर्जा। प्रश्न संख्या 92 है, हुमायूं की असफलता के 2 कारण लिखिए। उत्तर, हुमायूं की असफलता के निम्न कारण है। पहला है असंगठित शासन व्यवस्था, दूसरा है बहादुर शाह के प्रति हुमायूं की नीति, तीसरा है हुमायूं के चारित्रिक दोष और चौथा है हुमायूं की भूलें। प्रश्न संख्या 93 है, जहांगीर द्वारा विजित 4 राज्यों के नाम लिखिए। उत्तर, जहांगीर अकबर का ज्येष्ठ पुत्र यानी बड़ा पुत्र था। जहांगीर द्वारा विजित 4 राज्य निम्न हैं। विजित का अर्थ क्या हुआ, यानी विजय किया, जिसको जीता हुआ था। तो पहला था कंधार, दूसरा मेवाड़, तीसरा अहमदनगर और चौथा कांगड़ा। प्रश्न संख्या 94 है, औरंगजेब ने दक्षिण भारत में किन राज्यों पर आक्रमण किया। उत्तर, औरंगजेब ने दक्षिण भारत के अहमदनगर पर पूर्ण विजय प्राप्त की थी और बीजापुर तथा गोलकुंडा की राजनीतिक शक्ति को सीमित कर दिया था। प्रश्न संख्या 95 है, भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष के 2 कारण लिखिए। यह प्रश्न रिपीट हुआ, इसके पहले ये हम लोग पढ़ चुके हैं, आज ही अभी पढ़े, हमने ऊपर पढ़ा है इसको। इसका उत्तर लिखते हैं, भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष के 2 प्रमुख कारण निम्न हैं। पहला है, दोनों यूरोपीय शक्तियाँ भारत में व्यापार करने आई थीं और वे भारत के समृद्ध बाजार पर अपना एकाधिकार जमाना चाहती थीं। मसालों, कपड़े और अन्य मूल्यवान वस्तुओं के व्यापार को लेकर दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा बहुत तीव्र थी। और दूसरा कारण है, इसमें भारत पहले छूट गया है, यहाँ पे भारत रहेगा। भारत में कई छोटे छोटे राज्य थे और इन राज्यों पर नियंत्रण पाकर दोनों कंपनियां अपनी शक्तियां बढ़ाना चाहती थीं। वे भारतीय राज्यों के आपसी झगड़ों में दखल देती थीं और उन्हें अपने पक्ष में करने की कोशिश करती थीं। प्रश्न के 96 है, अस्थायी बंदोबस्त के 2 लाभ लिखिए। यह भी प्रश्न रिपीट हुआ है। उत्तर, अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली 1793 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा पेश किया गया था। इसे बंगाल बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। अस्थायी बंदोबस्त के लाभ, पहला है ब्रिटिश सरकार की आय निश्चित हो गई, दूसरा है लागत को बार बार निश्चित करने की समस्या खत्म हो गई और तीसरा है, यहाँ पे तीसरा रहेगा, जमींदारों के प्रयत्नों से कृषि में काफ़ी उन्नति देखी गई और चौथा है, भूमि का स्वामी बना दिए जाने के कारण जमींदार अंग्रेज के वफादार बन गए। प्रश्न के 97 है, लॉर्ड विलियम बेंटिक के 4 सामाजिक सुधार लिखिए। उत्तर, लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा निम्न सामाजिक सुधार किया गया। पहला है सती प्रथा का अंत, दूसरा है ठगी को समाप्त करना, तीसरा है प्रेस के प्रति उदार दृष्टिकोण और चौथा है बाल हत्या तथा मानव बलि का निषेध। ये सब जो सामाजिक कुरीतियाँ थीं वो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसको ठीक किया और इसको ख़त्म किया। इसके बाद है प्रश्न संख्या 98, रेगुलेटिंग एक्ट के 2 दोष लिखिए। उत्तर, रेगुलेटिंग एक्ट के 2 दोष,
पहला है, रेगुलेटिंग एक्ट का प्रथम दोष यह था कि गवर्नर जनरल को अपनी परिषद में बहुमत द्वारा लिए गए निर्णयों को रद्द करने का अधिकार नहीं था। और दूसरा है, सर्वोच्च न्यायालय का अस्पष्ट क्षेत्राधिकार। प्रश्न संख्या 99 है, लॉर्ड क्लाइव की दो उपलब्धियां लिखिए। यहाँ पे लिखी ए होगा। उत्तर, लॉर्ड क्लाइव की दो उपलब्धियां निम्नलिखित हैं। पहला है, भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना। रॉबर्ट क्लाइव 2 बार भारत का गवर्नर बनकर आया, अतः अंग्रेजी राज स्थापित करने में रॉबर्ट क्लाइव की विशेष भूमिका थी। दूसरा है, अवध के नवाब के साथ संधि। सर्वप्रथम क्लाइव ने अपना ध्यान अवध के नवाब शुजाउद्दौला की ओर दिया। क्लाइव जानता था कि अवध के विलय से अंग्रेजी साम्राज्य की सीमाओं में असाधारण रूप से वृद्धि हो जाएगी, इसलिए वह अवध के नवाब के साथ संधि कर लिया। प्रश्न संख्या 100 है, प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ? उत्तर, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया। प्रश्न संख्या 101 है, संसद के 3 अंग कौन कौन हैं तथा दोनों सदनों के नाम लिखिए। यानी 2 सदन हैं, उन दोनों सदनों का नाम लिखना है और उनके अंग लिखने हैं। 3 अंग हैं। ये प्रश्न रिपीट हुआ है। संविधान के अनुसार भारत की संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, और 2 सदन जो हैं वो लोकसभा और राज्यसभा हैं। प्रश्न संख्या 102 है, प्रधानमंत्री के 2 कार्य लिखिए। उत्तर, प्रधानमंत्री के 2 कार्य निम्नलिखित हैं। पहला है, वह लोगों, राष्ट्रपति और संसद के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। दूसरा है, वह सरकार की विभिन्न नीतियां बनाता है। प्रश्न संख्या 103 है, उच्च न्यायालय के 2 कार्य लिखिए। उत्तर, उच्च न्यायालय के 2 कार्य निम्नलिखित हैं। पहला है, उच्च न्यायालयों के पास न्यायिक समीक्षा की शक्ति है, जो कानूनों और गैर सरकारी कार्यों की संवैधानिकता और वैधता सुनिश्चित करती है। दूसरा है, अपने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावलियों को मंगाकर जांच करना। और तीसरा है, अधीनस्थ न्यायालयों की प्रणाली संबंधी नियमों को बना सकता है। प्रश्न संख्या 104 है, सुनामी का क्या अभिप्राय है? उत्तर, सुनामी से अभिप्राय, हेडिंग लिखेंगे, इसमें लिखेंगे, समुद्र के अंदर होने वाली भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट या भूस्खलन से समुद्र के तल पर अचानक बड़े पैमाने पर ऊर्जा निकलती है। इस ऊर्जा से समुद्र में के पानी में विशाल तरंगें उत्पन्न होती हैं। ये तरंगें गहरे समुद्र में बहुत लंबी होती हैं। इन्हीं को सुनामी कहा जाता है। यानी समुद्र के नीचे जब भूकंप आता है या ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, तो जो पानी होता है उसका बहुत बड़ा लहर किनारे की तरफ जाता है, तो इसी को ऊंची ऊंची लहरें जाती हैं जो चारों तरफ तहस नहस कर देती हैं आम जीवन को, तो उसी को सुनामी कहते हैं। प्रश्न संख्या 105 है, भारत की सीमाओं पर स्थित पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। उत्तर, भारत की सीमाओं पर स्थित पड़ोसी देशों के नाम निम्नलिखित हैं। मालदीव, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सभी भारत के पड़ोसी देश हैं। इसके बाद हम लोग 2016 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। 2016 का पहला अति लघुत्तरीय प्रश्न है, भारत में मुगल वंश की नींव किस शासक द्वारा डाली गई? उत्तर, बाबर एक तुर्क मंगोल शासक था, जिसने 1526 में पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 107 है, चौसा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? उत्तर, 26 जून 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर शाह सूरी के मध्य लड़ा गया, जिसमें शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया। प्रश्न संख्या 108 है, शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? उत्तर, शेर शाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खान था। वह भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरीय क्षेत्र में सूरी साम्राज्य का संस्थापक था। प्रश्न संख्या 109 है, अकबर के कार्यकाल में आमिल का क्या कार्य था? उत्तर, अकबर के कार्यकाल में आमिल, यह शामिल नहीं है, आमिल होगा, आमिल का कार्य निम्नलिखित था। पहला है राजस्व संग्रह करना, दूसरा है भूमि का लेखा जोखा, तीसरा है कानून और व्यवस्था, और चौथा है शाही दरबार को रिपोर्ट भेजना। प्रश्न संख्या 110 है, जहांगीर द्वारा लिखी गई आत्मकथा का नाम क्या था? उत्तर, जहांगीर ने तुजुक ए जहांगीर नाम से फारसी भाषा में लिखी, ये उनकी आत्मकथा थी। प्रश्न संख्या 110 है,
जहांगीर द्वारा लिखी गई आत्मकथा का नाम क्या था? उत्तर, जहांगीर ने तुजुक ए जहांगीर नाम से फारसी भाषा में आत्मकथा लिखी अपनी। इसके बाद है प्रश्न संख्या 111, दीवाने खास तथा दीवाने आम किस शासक द्वारा बनवाए गए थे? उत्तर, दीवाने खास और दीवाने आम को कई मुगल शासकों ने बनवाया था। आगरा के लाल किले में स्थित दीवाने खास और दीवाने आम को मुख्यतः शाहजहां ने बनवाया था। प्रश्न संख्या 112 है, निम्नलिखित में से धात्विक पदार्थों को छांटकर लिखिए। और धातु क्या दिया है इसमें जो पदार्थ दिए हैं, लोहा, गंधक, अबरक, तांबा, सोना, कोयला। उत्तर लिखेंगे इसका, धात्विक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो आघातवर्धिनी, तन्य तथा वैद्युत सुचालक प्रकृति के होते हैं, जबकि अधातु, क्षणभंगुर, विद्युत कुचालक प्रकृति की होती है। लोहा, गंधक, अबरक, तांबा, सोना, कोयला में लोहा, तांबा, सोना धात्विक पदार्थों की श्रेणी में, जबकि गंधक, अबरक, कोयला अधात्विक पदार्थों की श्रेणी में आते हैं। यानी इसमें पूछा था प्रश्न में कि धात्विक पदार्थों को छांट कर लिखना है ना, तो बस आप लिख देंगे लोहा, तांबा और सोना, यही तीनों हैं जो धात्विक हैं, बाकी सभी अधात्विक हैं। जो बच गया कोयला, अबरक, गंधक, ये अधात्विक हैं। तो आप केवल एक लाइन में लिख सकते हैं कि इनमें धात्विक पदार्थ लोहा, तांबा और सोना है, तब भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 113, भारतवर्ष में सबसे अधिक सोना किस स्थान पर पाया जाता है? उत्तर, भारतवर्ष में कर्नाटक राज्य में कोल्हार, एहुट्टी और ऊटी खान में सबसे ज़्यादा लगभग 1.6 टन सोने का उत्पादन प्रतिवर्ष होता है, जिनमें कोलार गोल्ड माइंस सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, जबकि वैश्विक स्तर पर सोने का सबसे बड़ा भंडार अमेरिका के पास है। प्रश्न संख्या 114 है, बॉक्साइट का एक उपयोग बताइए। उत्तर, एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट है। बॉक्साइट के निम्नलिखित उपयोग हैं। पहला है ऑटोमोबाइल और हवाई जहाज में, दूसरा है बोतल बंदी उद्योग, और तीसरा है भवन निर्माण में, चौथा है रसोई बर्तन के निर्माण में, और पांचवा है एल्युमिनियम प्राप्त करने में। जब भी एल्युमिनियम का बॉक्साइट है तो उससे एल्युमिनियम प्राप्त किया ही जाएगा। प्रश्न संख्या 115 है, अणु शक्ति ऊर्जा संरक्षण केंद्र की स्थापना कब की गई? उत्तर, अणु शक्ति ऊर्जा संरक्षण केंद्र की स्थापना 3 अगस्त 1954 को की गई थी। यह राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष प्रभार के अधीन आता है। इसे 1 मार्च 1958 को परमाणु ऊर्जा विभाग में विलय कर दिया गया है। प्रश्न संख्या 116 है, शीतोष्ण प्रदेश में पाए जाने वाले 2 पशुओं के नाम लिखिए। उत्तर, शीतोष्ण प्रदेश में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप तथा जंगली घोड़े इत्यादि पाए जाते हैं। शीतोष्ण प्रदेश में निम्नलिखित घास के मैदान पाए जाते हैं, पंपास, प्रेयरी, वेल्ड, स्टेपी डाउन्स। प्रश्न संख्या 117 है, अंटार्कटिका की खोज में गए भारतीय दल में कुल कितने सदस्य थे? उत्तर, अंटार्कटिका की खोज में पहला भारतीय अधिनियम 9 जनवरी 1982 को ही पहुंचा था। इस अभियान की शुरुआत 1981 में हुई थी। इस टीम में कुल 21 सदस्य थे। यही पूछा हुआ था कितने सदस्य थे, तो 21 सदस्य थे। प्रश्न संख्या 118 है, समवर्ती सूची में आने वाले 4 विषयों के नाम लिखिए। उत्तर, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में मूलतः 47 विषय थे, जबकि वर्तमान में 52 विषय हैं। इसके अंतर्गत निम्नलिखित विषय आते हैं, जैसे सिविल प्रक्रिया का विवाह, तलाक, श्रम कल्याण, बिजली, शिक्षा, वन, नापतौल, वन्य जीव एवं पक्षियों को संरक्षण, न्याय प्रशासन आदि। हमने ऊपर पढ़ा था ना कि सूचियाँ 4 होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची। जिसमें जो संघ सूची होता है उसमें केवल केंद्र अपना नियम और कानून बना सकता है, राज्य सूची में राज्य बना सकता है और समवर्ती सूची में दोनों बना सकते हैं। जो बचे हुए कुछ जो विषय होते हैं वो अवशिष्ट में डाल दिए जाते हैं, जैसे साइबर हो गया और अंतरिक्ष से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं वो सब ये सब अपशिष्ट में रहती हैं। प्रश्न संख्या 119 है, भारत की तीनों सेनाओं का प्रधान कौन होता है? ये प्रश्न रिपीट हुआ है, इसके पहले भी ये पूछा जा चुका है। उत्तर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत संघ के रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान राष्ट्रपति में निहित होगी और इसे कानून द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। यानी जो भारत के तीनों सेनाओं का प्रधान राष्ट्रपति होता है। प्रश्न संख्या 120 है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो उत्तर, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो इसी के साथ आज हम लोग सामाजिक अध्ययन के
2023 से 2016 तक के 8 वर्षों के अति लघुत्तरीय प्रश्नों को एक ही वीडियो में पढ़ लिया, जिसके वजह से आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में थर्ड सेमेस्टर के सभी विषय के प्रीवियस ईयर 2023 से 2016 तक के प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप प्रीवियस ईयर देख सकते हैं। और राजन सीरीज के भी सभी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट का लिंक अलग अलग दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप राजन सीरीज भी देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।